नमस्कार, संस्कृति पीसेस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। जैसे कि डेली हम कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हैं, तो देखते हैं आज कौन कौन से बिंदु हैं जिन पर हमें बातें करनी है। आज हमारे पास 3 टॉपिक्स हैं। कौन कौन से हैं? पहला है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023, जो अभी हाल ही में खिलाड़ियों को इसके लिए चयनित किया गया, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा है ब्रह्मा 2D नदी मॉडल, तो इसके बारे में चर्चा होगी। और अंत में है गति शक्ति विश्वविद्यालय, इसको हम समझेंगे थोड़ा सा कि इंपॉर्टेंट क्यों है। पहला है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023। तो हाल ही में भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 प्रदर्शित किए। इसके लिए खिलाड़ियों को चुना गया है। बात करेंगे सबसे पहले हम किसके बारे में, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 के बारे में। दिया क्यों जाता है, तो जिन खिलाड़ियों ने पिछले 4 वर्षों में अपने खेल के क्षेत्र में बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। चलिए देख लेते हैं किसको मिलने वाला है। तो ये बैडमिंटन से संबंधित हैं दोनों खिलाड़ी। पहले हैं चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, बैडमिंटन खेलते हैं जैसे मैंने बताया, और रंकी रेड्डी सात्विक साई राज, ये दोनों ही बैडमिंटन से संबंधित हैं और इनको वर्ष 2023 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। आगे बात कर लें किसके बारे में है, तो अर्जुन पुरस्कार 2023 के बारे में। इसमें वही क्राइटेरिया है, लेकिन 2-4 चीजें इसमें ऐड हो जाती हैं। पिछले 4 वर्षों में जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, इसके साथ ही साथ अच्छे प्रदर्शन और नेतृत्व, खेल में कौशल तथा अनुशासन की भावना जिन्होंने प्रकट करी है, उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। तो अनुशासन, खेल, कौशल यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्रिकेट के लिए यह पुरस्कार दिया जा रहा है मोहम्मद शमी को। गोल्फ के लिए दीक्षा डांगर और अन्य खिलाड़ी भी हैं जिन्हें इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। 2 महत्वपूर्ण नाम थे जो मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। चलिए आगे आ जाते हैं। अब द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023। द्रोणाचार्य से समझ में आ गया होगा कि ये जो खिलाड़ियों के कोच होते हैं उनको यह पुरस्कार दिया जाता है, जिन्होंने उन खिलाड़ियों को क्या किया है, प्रशिक्षित किया है, उनको अनुशासित बनाया है और अच्छा कार्य किया है। तो उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में, क्योंकि इसकी 2 श्रेणियां होती हैं, एक नियमित श्रेणी होती है और एक होती है आजीवन श्रेणी। तो इन दोनों श्रेणियों में किसे किसे दिया गया है, चलिए देख लेते हैं। नियमित श्रेणी में कुश्ती के लिए ललित कुमार, शतरंज के लिए RB रमेश और पैरा एथलेटिक्स के लिए महावीर प्रसाद सैनी को वर्ष 2023 के लिए चुना गया है। वहीं उत्कृष्ट प्रशिक्षकों की दूसरी श्रेणी, कौन सी श्रेणी है, आजीवन श्रेणी, इसके लिए गोल्फ के लिए दिया जा रहा है जसकीरत सिंह ग्रेवाल को। कबड्डी के लिए दिया जा रहा है भास्करन ई। इससे संबंधित और भी कोचेज हैं जिनको यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। चलिए आगे आ जाते हैं अब ध्यानचंद पुरस्कार के बारे में। तो यह पुरस्कार उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने अपने प्रदर्शन से खेलों में योगदान दिया है, साथ ही साथ जो अपनी सेना निवृत्ति के बाद भी आयोजन को बढ़ावा देने में अपना सहयोग जताते हैं। ठीक है, हॉकी के लिए पुरस्कार मिला है विनीत कुमार शर्मा को। कबड्डी के लिए पुरस्कार दिया गया है कविता सेल्वराज को, वर्ष 2023 के लिए इन्हें चुना गया है। ठीक है, वही बात कर लें हम अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जो विश्वविद्यालय होते हैं उनको कौन सा पुरस्कार मिलता है, तो उनको मिलता है मौलाना अबुल कलाम आजाद पुरस्कार। ठीक है, चलिए तो ये तो था पुरस्कार के बारे में। आगे आते हैं ब्रह्मा 2D नदी मॉडल। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि यह एक स्वदेशी नदी मॉडल है जो IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं और साथ ही साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के जो ब्रह्मपुत्र जल बोर्ड है उनके द्वारा मिलकर चलाया जा रहा है। अब इसमें क्या किया जा रहा है, क्या चीजें हैं, वो हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं हम इस मॉडल के बारे में। तो यह मॉडल ब्रह्मपुत्र नदी के माजुली द्वीप के पास सफलतापूर्वक क्या किया गया है, प्रमाणित किया गया है और इसको एक पुरस्कार भी मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है, तो ISH यानी कि जल विज्ञान पुरस्कार 2023 से इस प्रोजेक्ट को सम्मानित पहले ही किया जा चुका है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। थोड़ा सा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जान लेंगे। इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो तिब्बत में कैलाश पर्वत के निकट मानसरोवर झील से इसका उद्गम होता है। ठीक है, यह एक सीमा पार नदी है जो 3 देशों यानी कि तिब्बत, ठीक है, भारत और बांग्लादेश से होकर के गुजरती है। ये 3 देशों से होकर के गुजरती है। आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके उत्तरी और दक्षिणी तट में कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं। उत्तरी तट की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर सुमनसिरी हो गई, रोंगा नदी हो गई, डिंक्रोड हो गई, बुरोई हो गई, बोरगोंग हो गई, जिया भाली हो गई, फिर धनसिरी हो गई,
पुथिमारी, मानस, बेकी, आई, ये इसकी, और सोनकोस, ये इसकी उत्तरी तट की नदियां हैं। दक्षिण तट में आ जाती है आपकी नोडेरिंग, बुरीदेहिंग, डेसांग, डिक्सो, भोगदोई, धनसिरी, कोपिल्ली, कुलसी, कृष्णनाई और धधनोई और जिंजीरान, ये इसकी कौन सी नदी हो गई? दक्षिणी तट की नदी हो गई। आगे आते हैं हम इस प्रोजेक्ट के बारे में। या एक अर्थ 3D नदी प्रवाह गणितीय मॉडल है। ये करेगा क्या? ये जो समुद्र यानी कि ये जो नदी है, इसके अंदर गहराई में जाकर के नदी का प्रवाह किस तरफ है उसके बारे में यह हमें नॉलेज देगा। साथ ही साथ ये कहाँ पर जो विलुप्त जो जीव हुए हैं, किस कारण उस नदी से जीव विलुप्त हो रहे हैं, उनकी नदी प्रवाह को किस प्रकार से परिवर्तित किया जा सकता है, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उस नदी में रह रही हैं उनको कैसे सेफ प्लेस प्रदान किया जा सकता है, इसके बारे में पूरा यह अध्ययन करेगा। ठीक है, तो यह जो मॉडल है, ये जो आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, ये इसी बेसिस पे चल रहा है। इसके नदी प्रवाह के बारे में, इसकी जो गहराई है, इसके बारे में यह एनालिसिस करेगा और हमें डेटा प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो देखते हैं नदी के अंदर विभिन्न गहराइयों में जल की गति क्या है और उसकी दिशा क्या है। जैसे मैंने बताया कि जल का दिशा क्या है, किस वेग में बह रही है, इसका विश्लेषण करेगा। और ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी गुम्फित नदियों के लिए स्पर्स के आसपास जल के वेग और संचलन को समझने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, नदी के पानी की गति और गहराई का अध्ययन न केवल नदी प्रबंधन के लिए इंपॉर्टेंस रखेगा, बल्कि जितने भी यहाँ पर जलीय प्रजातियां हैं जो इसके अंदर निवास कर रही हैं, उनके लिए भी, विशेष रूप से जो लिप्त प्राय प्रजातियां हैं उनके लिए इंपॉर्टेंस रखेगा। उनको एक सुरक्षित प्लेस प्रदान किया जाएगा जहाँ पर वह रह सकते हैं। ठीक है, इस नदी तट के कटाव को नियंत्रित करने के लिए भी भू अभियांत्रिकी तरीके को डिजाइन करने में इससे मदद मिलेगी, यह जो प्रोजेक्ट आपका चल रहा है। ठीक है, आगे आते हैं गति शक्ति विश्वविद्यालय के बारे में, जानेंगे यह क्या है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में रेल मंत्रालय द्वारा भारतीय रेल को, राष्ट्रीय अकादमी को अपनी सभी संपत्तियां जो होंगी वो कहाँ देनी है? गति शक्ति विश्वविद्यालय को सौंपनी पड़ेंगी। अब ये गति शक्ति विश्वविद्यालय क्या है और क्यों सौंपनी पड़ेंगी, चलिए इसको भी जान लेते हैं। वर्ष 2022 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा ये आपका जो गति शक्ति विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना की गई। ठीक है, यह क्या करेगा? जो राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान है इसको रिप्लेस करेगा और इसकी जगह कौन आ जाएगा? आपका गति शक्ति विश्वविद्यालय आ जाएगा। जो गति शक्ति विश्वविद्यालय है ये भारत का पहला विश्वविद्यालय है जो परिवहन से संबंधित शिक्षा हमें प्रदान करेगा, बहुविषयक अनुसंधान और प्रशिक्षण पर केंद्रित होगा। रीजन क्या था? क्योंकि इससे पहले भारत में इस तरीके का कोई विश्वविद्यालय नहीं था, तो जितने भी छात्र थे वो क्या थे? इससे संबंधित जिसको शिक्षा चाहिए, प्रशिक्षण चाहिए, वो अब्रॉड चले जाते थे। भारत में उनकी जो एक तरीके से प्रतिभा है उसका प्रयोग नहीं हो पा रहा था, तो इसीलिए क्या किया गया? इस स्कूल को, इस विश्वविद्यालय को बनाया गया ताकि जो भारत की प्रतिभा है वो भारत में ही रहे और बच्चे इसके लिए अब्रॉड ना जाए। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। उद्देश्य क्या है इसका? तो रेलवे, शिपिंग, बंदरगाहों, राजमार्गों, सड़कों, जलमार्गों और विमानन आदि में राष्ट्रीय विकास योजनाएं, जो कि पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान 2021 और राष्ट्रीय रसद नीति 2022 के उद्देश्य हैं, इनको पूरा करेगा। और इसके लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो रेल मंत्रालय भारत सरकार या इसका नोडल मंत्रालय है। चलिए आगे देख लेते हैं आप इसका महत्व क्या होगा। तो जीएसवी अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय है जिसे परिवहन, लॉजिस्टिक क्षेत्रों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली प्रतिभा तैयार करने का क्या है? अधिकार है। साथ ही क्या करेगा? इसका महत्व पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान 2021 और जैसे कि मैंने बताया रसद नीति 2022 के जो भी उद्देश्य हैं उनको ये कंप्लीट करेगा। शिपिंग, बंदरगाह, राजमार्ग, ये पहले ही बता चुकी हूँ मैं। यह विश्वविद्यालय भारत से प्रतिभा पलायन को रोकने, जैसे मैंने बताया कि बच्चे क्या करते हैं? अब्रॉड चले जाते हैं इसके लिए, तो प्रतिभा पलायन को रोकेगा, उनको डॉक्टरेट जो डिग्री है वो प्रदान करेगा जिससे छात्रों को कौशल युक्त बनाया जा सके। और ये भारत के कौशल और डिजिटलीकरण के अपने कार्यक्रमों के माध्यम से परिवहन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने में काफ़ी हद तक क्या करने वाला है? या मदद करने वाला है। तो यह इस प्रोजेक्ट के बारे में है। थोड़ा सा बात कर ले हम NAIR, जिसको किसने प्रतिस्थापित किया गया है? हमारे जो गति शक्ति विश्वविद्यालय उसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। तो NAIR और अन्य केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों में उचित समन्वय करेगा। ये
NAIR परिषद में से सभी अवसंरचनात्मक सुविधाओं, जिसमें कक्षा होगी, फैकल्टी होगी, कार्यशाला होगी, प्रयोगशाला होगी, ठीक है, हॉस्टल्स होंगे, गेस्ट हाउस होंगे, इन सबको रिप्लेस करेगा। और इसके साथ ही साथ सरकार के अनावश्यक जो खर्चे हैं वो भी इससे संबंधित कम हो जाएंगे, क्योंकि सारे ये कहाँ मिल जाएंगे आपको, गतिशक्ति विश्वविद्यालय में प्रस्थापित हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अंत में आप सभी के लिए जैसे एक क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? मोहम्मद शमी, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, रंकी रेड्डी, सात्विक साईराज, या अंत में है बी और सी दोनों। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें।